नमस्कार। कभी सोचा है कि इंटेलिजेंस जैसी चीज को आखिर मापा कैसे जाता है? आज हम इसी दिलचस्प और कभी-कभी विवादों में रहे इतिहास की तह तक जाएंगे कि आखिर इंसान के दिमाग को मापने की शुरुआत हुई कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या कोई जल्दी सीख लेता है इसलिए स्मार्ट है, या फिर मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझा लेता है इसलिए, या फिर इन सब से भी बढ़कर कुछ और है? बस यही सवाल हमें इंटेलिजेंस के विज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक दुनिया में ले जाता है। तो आज हम इन कुछ चीजों पर बात करेंगे। देखेंगे कि ये अदृश्य मन को मापने की कहानी शुरू कहाँ से हुई। फिर जानेंगे कि ये आईक्यू स्कोर आखिर बना कैसे, इस नंबर का मतलब क्या होता है, और ये भी समझेंगे कि टेस्ट कितने तरह के होते हैं और असल जिंदगी में ये इंटेलिजेंस काम कैसे आती है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चीजों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। और ये जानना ना सच में बहुत हैरान करता है कि 1905 में अल्फ्रेड बिने का जो असल मकसद था वो कितना नेक था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी विचार था। वो असल में फ्रांस के स्कूलों में उन बच्चों को पहचानना चाहते थे जिन्हें पढ़ाई में थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत थी। मतलब ये किसी को जीनियस या कमजोर साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि ये तो मदद करने के लिए बनाया गया एक टूल था। तो सवाल ये उठता है कि मदद के लिए बनाया गया ये टूल आखिर एक नंबर में कैसे बदल गया। चलिए अब इसी सफर को देखते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू का आइडिया सामने आया। एक ऐसा आइडिया जिसने लगभग पूरी एक सदी तक इंटेलिजेंस टेस्टिंग की दुनिया पर राज किया। देखिए, ये सब ना एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले बिने ने एक प्रैक्टिकल टेस्ट बनाया, फिर उन्होंने मेंटल एज या मानसिक आयु का जबरदस्त आइडिया दिया। इससे ये पता चलने लगा कि कोई बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले कितना आगे या पीछे है। और फिर विलियम स्टर्न ने इसे एक आसान से फॉर्मूले में बदल दिया। और जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस टेस्ट को अपनाया तो बस ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो ये मेंटल एज या मानसिक आयु आखिर है क्या चीज? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का, ठीक है, और वो उन सवालों को हल कर लेता है जो आमतौर पर 12 साल के बच्चे कर पाते हैं। तो उस 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु मानी जाएगी 12 साल। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आईक्यू स्कोर की बुनियाद बना। और फिर आया वो फॉर्मूला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बहुत सिंपल था। विलियम स्टर्न ने क्या किया कि मानसिक आयु को किसी की असली उम्र से डिवाइड किया और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बस अचानक से इंटेलिजेंस जैसी इतनी जटिल चीज को सिर्फ एक नंबर से, आईक्यू से मापा जाने लगा। चलो ठीक है, मान लिया किसी का आईक्यू स्कोर पता चल गया, पर इस नंबर का मतलब क्या है? आखिर ये नंबर बताता क्या है? चलिए अब इसे ही डिकोड करते हैं। इस टेबल से हमें उस जमाने के सोच की एक झलक मिलती है। 90 से 100 के बीच के स्कोर को औसत यानी एवरेज माना जाता था। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कैटेगरीज हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और इनमें इस्तेमाल हुए कुछ शब्द जैसे कि जड़ आज के ज़माने में पूरी तरह से आपत्तिजनक माने जाते हैं। ये बस इंटेलिजेंस को समझने की एक शुरुआती कोशिश थी। तब से लेकर आज तक हमारी समझ बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी होगी। जब हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक अकेला टेस्ट नहीं होता। जी नहीं, बल्कि वक्त के साथ इंटेलिजेंस को मापने के कई अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। पहला बड़ा फर्क तो है टेस्ट लेने के तरीके में। एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, जो एक बार में एक ही इंसान पर किए जाते हैं और उसकी काबिलियत का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है ग्रुप टेस्ट्स, जो जैसा कि नाम से ही जाहिर है एक साथ कई लोगों पर किए जा सकते हैं, जैसे सेना में या स्कूलों में, जब बड़े पैमाने पर जल्दी टेस्टिंग करनी हो। और दूसरा बड़ा फर्क इस बात में है कि टेस्ट आखिर माप क्या रहा है। कुछ टेस्ट होते हैं वर्बल, यानी जो पूरी तरह से भाषा, शब्दों और नंबरों पर टिके होते हैं। लेकिन फिर आते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, जिन्हें नॉन वर्बल भी कहते हैं। ये टेस्ट भाषा की दीवार को ही गिरा देते हैं। इनमें शब्दों की जगह पहेलियां और पैटर्न होते हैं, और इसी वजह से ये अलग अलग कल्चर के लोगों के लिए ज्यादा फेयर माने जाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नाम के एक बहुत मशहूर नॉन वर्बल टेस्ट से लिया गया है। इस बड़ी तस्वीर में एक टुकड़ा गायब है
है ना? अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा टुकड़ा है जो उस खाली जगह में एकदम सही बैठेगा? थोड़ा समय लेकर सोचिए। जिन लोगों ने नंबर 4 सोचा वो बिल्कुल सही है, यही है सही जवाब। और ये दिखाता है कि कैसे एक नॉन वर्बल टेस्ट बिना एक भी शब्द का इस्तेमाल किए सिर्फ पैटर्न को पहचानने और लॉजिक लगाकर उसे पूरा करने की हमारी क्षमता को मापता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इन सब नंबरों का, इन टेस्ट का असल दुनिया में काम क्या है। तो देखिए, ये टेस्ट सिर्फ किताबी रिसर्च के लिए नहीं है, इनके बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी होते हैं। जैसे कि ये टेबल ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग प्रोफेशंस को आमतौर पर अलग अलग आईक्यू रेंज से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, ये करियर काउंसलिंग जैसी चीज़ों में मददगार हो सकता है, पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाज़ा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। क्योंकि कामयाबी के लिए सिर्फ आईक्यू ही नहीं, प्रेरणा, कड़ी मेहनत और लोगों से घुलने मिलने का हुनर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो हमने मन को मापने की इस पूरी यात्रा को देखा, शुरुआत से लेकर आज तक। लेकिन ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि क्या सिर्फ एक नंबर सच में इंटेलिजेंस जैसी इतनी बड़ी, इतनी विशाल चीज़ को परिभाषित कर सकता है? क्रिएटिविटी का क्या? इमोशनल समझदारी का क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या? शायद असली बुद्धिमत्ता तो वो है जिसे कोई भी टेस्ट कभी पूरी तरह से माप ही नहीं सकता। है ना सोचने वाली बात?